गुड इवनिंग यार। सो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने कल तक जो करा, हमने देखा कि लाइक कोई भी डेटा सेट है, सपोज एनी डेटा सेट वी हैव, सो वी आर जस्ट going to build the model depend on the target. Suppose that maybe our target is continuous data, then it will a regression problem, or regression problem होगी तो we will build a neural network. Just in the final layer we are not going to use any non-linearity. Suppose this target is classification problem, मतलब data is categorical, so this is a classification problem. If it's a classification problem, definitely here we are going to use in the final layer, अगर बाइनरी है तो एक ही न्यूरॉन रखेंगे और दैट। हाँ आ रहा है, बताओ। हाँ आ रहा है। आई एम सो सॉरी ना, एक्चुअली मैंने म्यूट कर रखा था और मैं सोच रहा था ना कि आवाज जा रही है मेरी। सॉरी, अमित जी ने जब बोला था मुझे समझ में आया कि मैं म्यूट हूँ। ठीक है यार, देखो सो व्हाट आई एम सेइंग कि हमने जो अभी तक देखा वेरी सिंपल कि हमारे पास लाइक दिस इज डेटा एंड देन जस्ट वी हैव सम अनंत, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। विकास है ना, ठीक है। जीवन इज देयर, नंदन तिवारी। अच्छा आप कल नहीं थे पंकज, है ना? अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। सो जैसे हमारे पास सपोज फीचर है F1, F2, F3, F4 एंड दिस इज आवर टारगेट, मे बी एनीथिंग। सो हमने देखा अगर टारगेट हमारा लाइक कॉन्टिन्यूस डेटा होता है, सपोज लाइक 3 to 10 लाइक दिस इज कॉन्टिन्यूस डेटा, देन डेफिनेटली इट्स अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। इट्स अ रिग्रेशन प्रॉब्लम एंड इफ इट्स रिग्रेशन प्रॉब्लम, हमें पता है कि हम न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं यहाँ पे, मे बी 3, 4 जो भी जितना न्यूरॉन्स है। इन फाइनल लेयर कोई भी हम लाइक नॉन लिनियरिटी नहीं रखेंगे, बस इतना देखा। और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता है अगर ये कैटेगोरिकल होता है लाइक 1 0 1 1 ऐसे करके, तो फिर फाइनल लेयर में डेफिनेटली वी हैव टू डू यूज द नॉन लिनियरिटी, दैट इज आइदर सिग्मॉइड और मे बी सॉफ्ट मैक्स। सो और क्लासिफिकेशन दैट इज देन इज सॉफ्ट मैक्स, अदरवाइज सिग्मॉइड। ये एक ध्यान रखने की चीज थी। बाकी अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली लॉस इज MSC लॉस, और क्लासिफिकेशन है तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी केस में बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और मल्टीपल केस में कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, बस इतना। देन फिट एंड बाउंड। अब इसके बाद हमें पता चला कि अगर हम ये ट्रेनिंग कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा मॉडल ट्रेनिंग के बाद बेटर हो सकता है वो अंडर फिट हो या हो सकता है ओवर फिट हो। अगर वो अंडर फिट है देन डेफिनेटली इट्स वेरी इजी टू कम आउट फ्रॉम अंडर फिटिंग, नॉट so easy but still is easy. What we have to do, just we have to increase the number of layers, basically then increase the number of complexity. Suppose this is under fit model, then definitely we can use, like we can increase the complexity of our model. Complexity means what? A number of layers we can increase, and we can increase number of neurons basically. So this is basically called, we can improve the complexity of our model to come out from underfit model. Suppose this model is overfit, then definitely we can decrease the complexity basically. So in the process of decreasing complexity we used overfit. So sorry, not overfit, we use, आप कल हमने किया था ड्रॉप आउट। So see, we use dropout. Dropout means basically this is a penalty, one type of penalty. This is a regularization. So we are doing dropout in the layers, like maybe in the first layer we are using some dropout, in the second layer we are using some dropout, again third layer we are using some dropout. This is the one method to come out from drop like overfitting. Second method which is very important, that is batch normalization. See, बैच नॉर्मलाइजेशन अगर देखा जाए ध्यान से, सो दिस इज नॉट अ पेनाल्टी बेसिकली, बट जनरली एक्चुअली रिसर्च पेपर अगर आप देखिए इसका एंड जो ऑथर है उसका वो देखें तो आपको पता चलेगा कि इट विल वर्क फॉर लाइक रेगुलाइजेशन। ठीक है,
इसको भी लोग रेगुलाइजेशन की तरह यूज कर सकते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन को। देखो बैच नॉर्मलाइजेशन क्या है जनरली, तो हम क्या करते हैं, लाइक सपोज हियर यू हैव अ फीचर and before after like taking output from the neurons, like जैसे आपका यहाँ पर इक्वेशंस बन जाएंगे सबका, और फिर नॉन लिनियरिटी से पास किया, नॉन लिनियरिटी से पास करने के बाद इसको यहाँ पे हम बैच नॉर्मलाइज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आउटपुट होने के बाद ड्यू टू लाइक वी आर टेकिंग इनिशियलाइज वेट्स, आप कुछ भी वेट्स इनिशियलाइज कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसके वेट्स की वजह से जो ये है इसके अंदर शिफ्ट आ जाए, जो आपका कोवेरियंस है उसमें शिफ्ट आ जाए, दैट्स कॉल्ड कोवेरियंस शिफ्ट। नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल क्योंकि कोवेरियंस मैंने डील नहीं किया है। सो दैट इज कोवेरियंस शिफ्ट। सो जो कोवेरियंस शिफ्ट उसको अवॉइड वगैरह करने के लिए वी कैन यूजिंग बैच नॉर्मलाइजेशन। बट ये एक तरह से रेगुलाइजेशन की तरह भी वर्क करता है, रिजल्ट इसका जो आता है वो रेगुलाइजेशन को भी इफेक्ट करता है, अभी हम देखेंगे भी। बट वी डोंट यूज बोथ इन द सेम केस। जनरली ये अवॉइड करना चाहिए कि आप ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइजेशन एक साथ मत सोचो कि यार मेरा ओवरफिट बहुत ज्यादा है चलो ड्रॉप आउट भी यूज करता हूँ, बैच नॉर्मलाइजेशन ऐसा करना नहीं चाहिए। बट कोई ऐसे मना नहीं कर सकता कि नहीं कर सकते, बट जनरली ये रिकमेंडेबल नहीं है कि आप ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइजेशन दोनों को साथ यूज करो, दैट इज नॉट रिकमेंडेबल। हमें सेपरेटली यूज करना चाहिए। but definitely batch normalization will work as a like a regularization, but the पर्पज ये नहीं है। पर्पज तो था कि हम जो आप इसकी जो कोवेरियंस शिफ्ट है उसको ब्रेक किया जाए। शिफ्ट क्यों आ रहा है, बेसिकली यू पासिंग डेटा एंड हियर देयर आर सम वेट्स लाइक y इज इक्वल टू w0 प्लस w1 f1 प्लस w2 f2 प्लस w3 f3। तो जो डेटा नॉर्मलाइज है मे भी उसमें कुछ चेंजेस आ जाए एकाएक, क्योंकि आपके वेट्स बिल्कुल अलग हैं, और फिर इसके बाद इसको सिग्मॉइड से पास भी करना है या फिर tan से पास करना है, रेलू से किसी से, आप नॉन लिनियरिटी से तो पास करेंगे ही करेंगे, तो उसका आउटपुट हो सकता है वो बिल्कुल ही बदल जाए, तो उसको नॉर्मलाइज करना, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग बैच नॉर्मलाइजेशन। ओके, so let's see this, let's go to Jupyter notebook and see how can we implement the batch normalization। and important thing till today हम अब तक सिर्फ यही देख रहे हैं कि कोई टेक्निक को कैसे इंप्लीमेंट करें केरास के अंदर, ठीक है। अभी तक हम इसी पे अपनी पूरी जो अभी तक का हमारा क्लासेज है, हमारा फोकस इसी बात पे है कि हाउ कैन वी use that particular methods on Keras and TensorFlow। तो मैं just almost और 3-4 क्लास में try to complete these basics concept, then we'll hit the important concepts। okay, so let's go to Jupyter notebook and see the how can we use the batch normalization। see, so this is the data and we already familiar with this data। last 2-3 क्लास हम इसी डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। so this is case of data and let's see the data। so actually already हमने इस डेटा को देख रखा है। and let's break the data into x and y। so basically y is our price is our target and everything is feature, just simple data। let's split into x and train and test। go, let's see the library and all। now see the model। so here you can see I'm using here, I'm not using, okay, no problem। so see this, so basically this is data and then ठीक है, ओके डन। सो बेसिकली यहाँ पे अगले वाले में यूज किया, पहली बार दिखाया विदाउट बैच नॉर्मलाइजेशन के। तो सी दिस, एक्चुअली हमने ऑलरेडी देख भी रखा है इसको, हमने ना कल किया था ना विदाउट एनीथिंग द सेम डेटा सीक्वेंस मॉडल। सो लेट्स रन इट, एक्चुअली हमें ऑलरेडी पता भी है। इफ यू सी दिस इज बेसिकली, इट विल टेक 1 to 2 मिनट। देखो इंट्यूशन ये है कि जितनी बार मैं ये सब रन करता हूँ उतनी बार आपको ना चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। सो आप लोगों को भी रन करना है, और मैंने शायद बोला भी था ना रन करने के लिए, आप लोगों ने किया था क्या रन? आई थिंक मैंने कल बोला था कि आप लोग करना, स्मृति किया की हो आप स्मृति? हाँ, ओके, ठीक है, चलो मैं और कुछ चीज़ें भी बताऊंगा, और उसमें रिजल्ट में और एफिशिएंसी आएगी। अभी कुछ चीज़ें बता नहीं है, मैंने जहाँ तक कल बताया था जहाँ तक बताया, अभी और भी चीज़ें ऐड करता जाऊँगा धीरे धीरे करके। तो कुछ कमिंग क्लास में अभी और बताऊँगा कैसे इंप्रूव करने की कुछ चीज़ें, तो धीरे 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 करके इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। बट वही है कि जो करेगा उसको समझ में आएगा कि क्यों कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो जो लगातार करेगा प्रैक्टिस तो उसको समझ में आएगा। सो आई थिंक हो गया ये।
still running, done. So let's see this. So basically if you plot this, so you'll find the plot here and see the plot, the loss plot. So see this is overfit. Okay, basically it's a overfit. Okay, if you see the loss here, this loss is continuously decreasing and this is not decreasing, it's just like constant. Definitely training loss is decreasing, it means it's a overfit model. Even if you check the accuracy, so training के लिए accuracy definitely ज़्यादा आएगी. So 98 आ रही है और टेस्ट के लिए is coming only, let's see this, 87 only. Definitely it's overfit model. Let's use the regularization here. So see how can we do the batch normalization. देखो ये एक तो drop out अपन ने use किया था, but I'm here not using drop out, I'm using batch normalization here. See model lot dense 128 layer, then 64, then 32, 16, 8, 4. देखो इसके output पर मैंने batch normalization लगा दिया. I'm using batch normalization here, again I'm using batch normalization, again using batch normalization, batch normalization, batch normalization, batch normalization. So let's run it. Yeah, it's done. Correct, it's done, and let's run it. So इसको रन होने दीजिए आप लोग. या it's running. जीवन आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक. हाँ अभी बात करते हैं. वैसे बैच में पहले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी दोनों चीज़ें करके ना नोटबुक पे दिखाता हूँ. ठीक है, मतलब वो आप उस पर पैड पे समझ में आएगा. थोड़ा एक बार रन कर लूँ प्रोग्राम, फिर चलता हूँ वहाँ पे जो आप पूछ रहे थे. बट वो पहले भी कर सकते हैं इसको भी. ड्रॉप आउट को तो बाद में नहीं कर सकते, लेकिन इसको पहले भी कर सकते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन को. ठीक है, बट जनरली वी ट्राई टू यूज बाद में, लेकिन पहले भी कर सकते हैं, इसमें कोई चैलेंज नहीं है. बट ड्रॉप आउट को तो हमेशा पहले यूज करना पड़ेगा. क्यों, मैं बता रहा हूँ. ये हो गया क्या? 95 पे गया, हो गया. सी, सो लेट्स प्लॉट इट. Let's see this. So we are able to almost देखो हमने काफ़ी हद तक डिक्रीज किया. सी स्टिल देयर इज सम ओवरफिटिंग, मे बी 1-2% का डिफरेंस हुआ यहाँ पे. वी रियली डोंट नो. 94 एंड दिस इज 87, so definitely still there is a gap, 7% का गैप है. बट एनी वे वी आर एबल टू डिक्रीज, एक हद तक डिक्रीज किया है. गेटिंग माई पॉइंट. सो दिस इज लाइक कि इसका मतलब ये रेगुलेशन की तरह भी वर्क कर रहा है. एक तो देखो, अगर कोई पूछे आपसे कभी भी कि व्हाट इज द लाइक एडवांटेज ऑफ बैच नॉर्मलाइजेशन, डेफिनेटली ये एक एडवांटेज हो सकता है कि आप बोल सकते हो कि रेगुलेशन की तरह वर्क करता है. दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है स्पीड अप द लर्निंग. लर्निंग को बहुत स्पीड अप करता है. ये आपको ना समझ में आएगा थोड़े दिनों में, जैसे हम थोड़ा इमेज वगैरह पे जाएं, थोड़ा जहाँ पर लर्निंग बहुत टाइम लगता है. सो आई विल शो यू, बट हियर इज रियली डिफिकल्ट टू सी कि यहाँ पे एग्जैक्टली दिखे ना दिखे. एक मिनट. शायद देखो यहाँ पे ये इसको लेस होने में, विदाउट बैच नॉर्मलाइजेशन लेस होने में यहाँ पे इवन दिस वन को भी, ब्लू को भी देखो. जो ब्लू है ये तो मान लो कि ओवरफिट मॉडल है, बट इसका मतलब ब्लू के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा होगा ट्रेनिंग के लिए. बट इसको फिर भी देखो, इसको डाउन होने में 25 के बाद ये ऑलमोस्ट डाउन होना शुरू हुआ है, 50 के बाद. लेकिन बैच नॉर्मलाइजेशन ये देखो, जब बैच नॉर्मलाइजेशन लगाया है तो सी केयरफुली, इस रिजल्ट को ध्यान से देखना. देखो ये ब्लू उससे तो पहले ही डाउन हो रखा है. ठीक है, बट इवन ना ये क्लियरिटी और मिलेगी जब इमेज डेटा पे जाएंगे, थोड़ा जिस पे ज़्यादा वर्क करने में टाइम लगता है. तो यू विल सी ये
स्पीड अप भी करता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग को स्पीड अप देता है, ठीक है। और उसका रीजन क्या, वही जो मैं बता रहा था, कोवेरियंस शिफ्ट है उसका, ठीक है। बट एनीवे स्टैटिस्टिक में मत जाओ, नहीं तो फिर फंस जाएंगे पूरा, आप हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे क्लास से। So that is how we can implement the batch normalization in the our data set. Okay, so अब चलते हैं फिर वापस से और जीवन के क्वेश्चंस को भले डील करते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले वो रफ करता हूँ, बताता हूँ आपको। देखो, मैं ये कह रहा था कि अभी तक हमने हमारे अपने मॉडल बिल्ड करना सीखा। हमने ये देखा कि अगर हमारे मॉडल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ड्रॉप आउट, और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन, इतना देख लिया। अब बात करते हैं कि वेट्स की। चलो एक बार ध्यान से देखो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, सी केयरफुली, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास एक न्यूरल नेटवर्क है और इसमें ये 3 न्यूरॉन्स है। देखो ये 3 न्यूरॉन्स है और ये मेरा फाइनल लेयर है, और 2 फीचर है डेटा के अंदर। मतलब डेटा जो है सिर्फ ऐसा है, F1, F2 और Y, ये मेरा डेटा सेट है। अब मैं देखो ध्यान से बना रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, मैं जानबूझ के छोटा लिया कि बना पाऊँ पूरे ढंग से, ठीक है। सबके पास एक अपना बायस भी होगा, ठीक है, और फिर ये होगा ऐसे, और इसका भी एक बायस होगा, और ये हमारा हो गया YP। सी, लेट्स कीप द नेम्स, मे बी दिस इज W0, ब्लैक यूज करते हैं ना, सो W0, W1, W2, W0 dash, W1 dash, W2 dash, W0 double dash, W1 double dash, W2 double dash. These are the weights. इसको ले लेते हैं मैं भी W layer 2 1, layer 2 2 2, layer 2 3 और W2 0. Okay. Let's calculate the equation. पहला इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। मे बी दिस इज, यहाँ पर A1 है ये, और ये H1 है। See carefully, Vidushi, just see carefully. A1 is equal to W0 plus W1 F1 plus W2 F2, and H1 is equal to, suppose I am taking non-linearity, that is sigmoid. Sigmoid में लेता हूँ, sigmoid A1। इसमें कोई दिक्कत है विदुषी? क्लियर, ठीक है। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वे, चलो लिख ही देता हूँ। A2 इज इक्वल टू हो जाएगा W0 डैश W1 डैश F1 प्लस W2 डैश F2 एंड H2 इज इक्वल टू सिग्मॉइड ऑफ A2। इसको मैं बोलता हूँ A2 H2, इसको बोलते हैं A3 H3। सृजन नहीं है क्या? A3 इज इक्वल टू W0 डबल डैश W1 डबल डैश F1 W2 डबल डैश हो, ठीक है, ठीक है। H3 इज इक्वल टू सिग्मॉइड A3, ठीक है। सो वी हैव H1 H2 एंड H3। ये है H1, ये है H2, ये है H3। एक्चुअली जब हम बनाते हैं केरास में तो ये सारी इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन जाती है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेट्स गो फॉर दिस वन। दिस वन इज सपोज आई एम टेकिंग Y एंड दिस इज YP। चलो रिग्रेशन है। अब इफ इट्स रिग्रेशन डायरेक्टली YP इज इक्वल टू व्हाट, W2 0 W, यहाँ पर नॉन लिनियरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने हटा दिया, क्योंकि हमारा W2 2 H2 एंड W3 H3 क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया? दिस इज द फंक्शन, टोटल इक्वेशन, सारे इक्वेशन बन गए। इसमें किसी को डाउट है? किसी को कोई कुछ डाउट इसमें? Anyone have any doubt in these equations? This is directly coming from logistic regression. मशीन लर्निंग के लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये एक होता है, एक इक्वेशन ऐसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक इक्वेशन है, और किसी ने मशीन लर्निंग पढ़ा होगा तो। अदरवाइज मेरी पहली क्लास दूसरी क्लास में मैंने चीज़ें पढ़ाई थी। सॉरी, अगर किसी ने मशीन लर्निंग नहीं भी पढ़ा है तो भी ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया था। तो ये एक तो सिंगल, ऐसे ही सबके हो गए। अब देखो लॉस कैलकुलेट कीजिए, रिग्रेशन प्रॉब्लम है। लॉस इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट,
1 upon n summation yp, yp is this minus real y whole square, yp minus real y whole square. थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, ये हो गया लॉस। अब हम इस लॉस को डिफरेंशिएट करेंगे। याद है पूरा ग्रेडियंट, ध्यान करिए अपने मशीन लर्निंग का, न्यूरल नेटवर्क का, मतलब सॉरी मशीन लर्निंग रिग्रेशन का, या फिर अगर मशीन लर्निंग नहीं की हो तो इसकी दूसरी तीसरी क्लास जिस दिन मैंने कराया था पूरा ग्रेडियंट पढ़ाया था, रिमेंबर दैट। सो यू हैव टू डू डी लॉस बाई व्हाट, डी ओमेगा नॉट डी डब्ल्यू टू नॉट, ये तो आसान है। फिर अपने को करना पड़ेगा डी लॉस बाई डी डब्ल्यू टू वन, लेकिन डी डब्ल्यू टू वन तो कुछ है नहीं ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपको इससे यहां पे आना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर इसका करेंगे एक्स के साथ तो डब्ल्यू नॉट के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो यहां से यहां कुछ नहीं होता, इसको वेट को अपडेट करने के लिए आपको यहां से करना पड़ेगा, फिर यहां से इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको सारे वेट्स को अपडेट करने हैं। चेन रूल बनेगा प्रोग्राम उसका कैलकुलस का डिफरेंशिएशन का, इसीलिए ये प्रोग्राम लिखने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये हम करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। और टेंसर फ्लो इसी में तो हेल्प कर रहा है हमें कि हमें सब करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वापस इसके साथ फिर इधर से हमें ऐसे भी करना पड़ेगा, सेम चेन रूल, यहां से फिर ऐसे चेन रूल करना पड़ेगा। क्या काम खत्म नहीं, वापस यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर ऐसे, क्योंकि हमें सारे वेट अपडेट करने हैं ना। जैसे एमएल में जब करते थे रिग्रेशन में तो एक ही था, यहां तो इतने सारे हैं, इतने सारे वो है तो सबको। अब इसी में जब आप यहां से यहां डिफरेंशिएट करोगे तो क्या चीज आएगा, देखो h1 इज इक्वल टू है सिग्मॉइड ऑफ a1, और देखो सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है, वो होता है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आता है fx इंटू 1 माइनस एफ एक्स। मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो करके देख लेना, यही आता है fx इंटू 1 माइनस एफ एक्स। इसका मतलब इसका करेंगे तो आएगा fx क्या आ जाएगा, सिग्मॉइड ऑफ a1 आएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ a1। अब अगर सिग्मॉइड ऑफ a1 का प्लॉट देखें तो ये कुछ ऐसे बन रहा है। अगर a1 की वैल्यू बहुत हाई हो गई तो ये वैल्यू हो सकती है 1 के बराबर, और अगर ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है, इसकी मतलब इसका डी एच जो डी एच होगा, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब इसकी जीरो हो गई तो इस टर्म में जितने मल्टीप्लिकेशन हो रहे होंगे सबका जीरो होगा, जो जो यहाँ पे चैन में आ रहा होगा ये, तो सबको जीरो कर देगा, तो पर्टिकुलर लर्निंग उधर की बंद हो जाएगी। भी दूसरी बात समझ में आई आपको, क्लियर? तो ये जीरो ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा a1 पे, a1 कहाँ है, यहाँ है। ये जीरो ना हो मतलब इसकी वैल्यू बड़ी ना हो, इसकी वैल्यू बड़ी ना हो मतलब a1 की वैल्यू बड़ी ना हो, a1 की वैल्यू बड़ी ना हो मतलब हम ध्यान रखेंगे w0 w2 जो वो बड़ी ना हो जाए, फीचर भी बड़ी ना हो, फीचर को भी वो कर देंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे। और w0 w1 w2 जो वेट्स हैं इसकी वैल्यू बड़ी ना हो, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा काम, ये जीरो हो सकता है। इसीलिए हमें वेट्स को ठीक से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। विदुषी, ठीक है, सबको समझ में आई बात? तो आप वेट्स को कुछ भी नहीं ले सकते, यू हैव टू थिंक कि हम कितना कैसा वेट्स ले कि ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो, कि किसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो सिग्मॉइड ऑफ a1 कर देंगे आप, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है और डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा लर्निंग ही रुक जाएगी। किसी को डाउट इसमें तो पूछिए। विकास क्लियर है? वेरी गुड। करेक्ट करेक्ट, वेट इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हमें वेट ऐसे नॉर्मल ले लेंगे तो इशू आ जाएगा, और किस क्यों इशू आएगा वही मैं दिखा रहा था ऊपर, है ना। अनंत आपको समझ में आ रहा है? अनंत, समझ में आ रहा है अनंत? तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है, चैट पर लिख दोगे क्या अनंत? कह रहे समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है फिर, ठीक है, गुड, ठीक है आनंद, ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है यार,
अब देखो तो बेसिकली इसके लिए हमारे पास दो इनिशियलाइजेशन टेक्निक है, एक को बोलते हैं ही, एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म। देखो अगर इसके मैथ में मैं नहीं जा रहा हूँ, इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक द रिसर्च पेपर, दोनों अवेलेबल है, ही और यूनिफॉर्म, ठीक है। हाउ कैन वी, सॉरी नॉट ही यूनिफॉर्म, दिस इज ओनली सिंगल वन, ही यूनिफॉर्म। सेकेंड वन इज जेवियर, ठीक है, सेकेंड इज जेवियर, ओके। सो लेट्स सी दिस कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे केरास के अंदर, देखते हैं। फिर मैं थोड़ा इसके बारे में और डिटेल थोड़ी सी बातें बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इसमें क्या होता है कि हम ना वेट्स को अंडर रूट में करते हैं और एक में एन से डिवाइड कर देते हैं, बस इतना दोनों के मैथ में फ़र्क है। लेकिन फिर भी अगर रिसर्च पेपर दोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर कभी डीप में गया नहीं, मुझे इसका रिजल्ट पता है, वो डायरेक्टली यूज़ करता हूँ। क्या रिजल्ट है मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। बट फर्स्ट देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। बट एनीवे इफ यू वांट टू गो फॉर रिसर्च यू कैन चेक द पेपर ऑल्सो, ठीक है। बट मैंने कभी पेपर बहुत पढ़ा नहीं इसका कि एग्जैक्टली कितना है, बट मुझे इसका सीधे सीधे रिजल्ट पता है, तो मैं सीधे रिजल्ट ही यूज करता हूँ, ठीक है। वो रिजल्ट किसका है, पेपर ओनर का ही है, उन्होंने कुछ वो किया है, कुछ रिकमेंडेशन दिया, वो मैं बता रहा हूँ अभी। बट उससे पहले लेट्स गो टू जुपिटर नोटबुक एंड सी हाउ कैन वी यूज द इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स इन आवर केरास एंड ऑल, ओके। जस्ट अ मिनट, देखो ध्यान से कैसे यूज कर सकते हैं। तो सी दिस सेम डेटा एंड ऑल, वही डेटा है जो अपना केसी हाउस डेटा था। सी द मॉडल, सी हियर इन द मॉडल लाइक हियर आई एम सेइंग 128 न्यूरॉन्स, इनपुट टीम इज दिस, एक्टिवेशन इज दिस। अब देखो मैंने एक नया चीज इसके अंदर ऐड कर दिया, और एंड कमिंग क्लासेस विल ऐड मोर थिंग्स आल्सो हियर। सो here I'm saying kernel initializer is equal to he in uniform, okay. So same as like this you can write JVR, okay. So these are the initialization, you have to just write kernel initializer and give your initializer technique. So very simple to use this, it's very simple, just you have to write and then you can add and run the program. So it's very simple, you are able to run this here, you can able to run this, not a big deal. just I want to show you कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। just you have to write like model dot, जैसे आप डेंस लेयर लिखते हैं, इनपुट डिम देते हैं, एक्टिवेशन देखते हैं। अब एक नई चीज आ गई, कर्नल इनिशियलाइजर। इन कमिंग क्लासेज विल सी मोर डिटेल, मोर थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर चीज, और भी चीजें इसमें ऐड करेंगे स्लोली स्लोली, ठीक है। जैसे मैं चीजें बताता जाता हूँ इसमें ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स टॉक अबाउट दैट रिजल्ट जिसके बारे में बात कर रहा था कि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं 1 मिनट मुझे देना बस। सी दिस रिकमेंडेशन, सी केयरफुली। जेवियर दिख रहा है ना आप लोगों को, जेवियर इनिशियलाइजर को जनरली हम टैनच और लॉजिस्टिक के साथ यूज करते हैं, और ही इनिशियलाइजर को रेलू के साथ करते हैं। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, जेवियर को टैनच और लॉजिस्टिक के साथ, ये रिकमेंडेशन है पेपर ओनर का, ठीक है। जेवियर इनिशियलाइजर टैनच लॉजिस्टिक के साथ, ही इनिशियलाइजर रेलू के साथ। इनिशियलाइजर मेथड में ध्यान रखना चाहिए, वेट्स को कभी जीरो नहीं देना चाहिए। अच्छा, वेट्स को कभी इक्वल भी रखना चाहिए, लार्ज तो रख ही नहीं सकते, लार्ज रखेंगे तो देखो प्रॉब्लम ही था, जीरो रखेंगे तो एक और प्रॉब्लम है, वाई योर वाई पी विल बिकम जीरो, क्योंकि सॉरी वाई बिकम जीरो, वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स वन डब्ल्यू टू एक्स टू, जीरो कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, फीचर जीरो हो जाएगा। इक्वल रखने में भी एक इशू है, एक्चुअली इक्वल रखते हैं ना तो सब कुछ कॉमन अगर ले लो तो f1 प्लस f2 प्लस f3 हो जाएगा, तो यू डोंट ट्राई टू यूज इक्वल ऑल्सो, है ना। तो जेवीएन है सर टैनच लॉजिस्टिक रेलू। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज और, यहाँ पर रिकमेंडेशन है सी, हेलो हाँ करेक्ट करेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। मैंने बोला भी था ना कि इनिशियलाइजेशन के बहुत सारे टेक्निक्स है, आई एम जस्ट गिविंग यू द लाइक फेमस वन, इसके 4-5 और भी टेक्निक्स होते हैं रैंडम वगैरह, तो उससे तो बेटर अगर आप बाय डिफॉल्ट करोगे तो वो ले लेगा, ठीक है। हाँ होते हैं बट यही फेमस है, वो तो बाय डिफॉल्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो रैंडम ले लेगा। लॉजिस्टिक हाँ देखो ये बता रहा था, यहाँ पर एक रिकमेंडेशन है, लॉजिस्टिक तो हम नहीं यूज करेंगे, मैंने बताया था क्यों नहीं यूज करेंगे, पूरा डिटेल में इस पर बात करी थी जब नॉन लिनियरिटी की बात की थी कि लॉजिस्टिक ऑलवेज ट्राई लाइक वी डोंट ट्राई टू यूज लॉजिस्टिक। टैनच को यूज करना चाहिए आरएनएन में, रेलू सीएनएन में। देखो आरएनएन अभी हमने पढ़ा नहीं है, सीएनएन अभी पढ़ा नहीं है। आरएनएन का मतलब होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। सो वी विल सी दैट इन कमिंग क्लासेस, और यही हमारा लाइक हमें यहीं पे हम लोग पढ़ के कंप्लीट भी करेंगे अपने कोर्स को। दैट इज आरएनएन मींस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन मींस कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। देखो आरएनएन भी बहुत डीप में है, सीएनएन भी बहुत डीप में है, मतलब आरएनएन का भी एक सेपरेट बैच हो सकता है पूरा, और सीएनएन का भी एक सेपरेट बैच हो सकता है। मतलब आज के डेट में आरएनएन अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब अगर चाहे तो 3-4 महीने का आरएनएन का अलग बैच बन सकता है और सीएनएन का अलग बैच बन सकता है। तो टाइम की लिमिटेशन में हम आरएनएन को या सीएनएन किसी को कंप्लीट नहीं कर सकते। जो चीज़ें मतलब फेमस है और जो फंडामेंटल है
वही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डीप है, लाइक बहुत डीप है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद ही RNN पे मतलब कम से कम 3 से 4 महीने पढ़ा सकता हूँ, जितना मैंने मतलब पिछले 1.5-2 साल में RNN में जितना मैंने NLP वगैरह के बारे में पढ़ा है वो बता रहा हूँ मैं। तो ये बहुत डीप है RNN CNN वी, लाइक अगर चलते चला जाए तो ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। सो बेसिकली RNN में हम TANH रिकमेंड करते हैं और CNN में रेलू रिकमेंड करते हैं, ठीक है। RNN में ही वो सब LSTM वगैरह यूज करते हैं, और रेलू में जो आपका कन्वेंशनल नेटवर्क है, जैसे आपने पढ़ा होगा कभी VG16, गूगल नेट, ट्रस्टनेट वगैरह जो आता है वो रेल इसी में आता है। और RNN में जो है आपका GRU है, LSTM है, रिकरेंट जो वो है आपका रिकरेंट, बेसिकली जहाँ पे टाइप डेटा जो होते हैं वो RNN वाली चीज़ें हैं, ठीक है। So we will see that, don't worry. But anyway, I'm talking about this JVR and Slicer, TANH and logistics. So this is the most important thing, and if we're able to add like JVR and Slicer and maybe He and Slicer, that depends on which type of nonlinearity you are using. If you are using ReLU, we can use He, and if you are using logistic, we can use JVR. Okay. Still, we have some different type of initializer, but anyway, these two are very famous. Okay. Correct. So just a minute.